हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन एक्सेलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 4 जो है कंजप्शन फंक्शन, और उसी से कनेक्टेड टॉपिक है सेविंग फंक्शन, जो न्यूमेरिकली भी हमारी काफ़ी वेटेज रखता है। न्यूमेरिकल इसमें काफ़ी बेस जो न्यूमेरिकल्स के हैं वो इन्हीं दो टॉपिक से कवर होते हैं। तो आज हम इन दो टॉपिक्स सेविंग फंक्शन एंड कंजप्शन फंक्शन जो इंटरकनेक्टेड हैं और टॉपिक 4 में आते हैं, इनको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कंजप्शन फंक्शन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 4 कंजप्शन फंक्शन। जब हम कंजप्शन फंक्शन की बात करते हैं तो कंजप्शन फंक्शन बिल्कुल सिंपल है कि y और कंजप्शन को अगर हम रिलेट करेंगे, आपस में उनका रिलेशनशिप सर्च करेंगे तो हमारा वो कंजप्शन फंक्शन बनेगा। सो सिंपली अगर हम बात करें, AD जो बनता था वो बनता है C प्लस I से। तो C प्लस आई की अगर हम बात करें तो AD जो चेंज होता है वो सिर्फ और सिर्फ C की वजह से चेंज होता है, क्योंकि I हम कांस्टेंट मानते हैं जो कि ऑटोनॉमस होता था। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि कभी भी इनकम चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो I में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो AD का बिहेवियर हमने पढ़ा था Y के साथ, वही सेम बिहेवियर बन जाएगा C का Y के साथ, क्योंकि AD जो चेंज हो रहा था वो कंजप्शन की वजह से ही चेंज हो रहा था। तो अगर हम इसको शेड्यूल के साथ करें तो जैसा हमने बनाया था 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120 हमने इनकम को लिया था, और कंजप्शन अगर हम 20 से स्टार्ट करें 10-10 के गैप पर 40, 50, 60, 70, 80, तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन ये बताता है कि कैसा रिलेशन सेटअप हो रहा है। पहले हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हम नोट से पढ़ेंगे। तो हमने अगर इस पे बात करें तो वही सेम चीज है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है दैट 0 लेवल ऑफ इनकम पर जो C है वो 20 मान रहे हैं। इस 20 को ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते हैं, कि वही मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन जो होगा उसको ऑटोनॉमस कहेंगे। सेकेंड रिलेशन, Y जैसे जैसे इंक्रीज करेगा कंजप्शन भी इंक्रीज करेगा, तो Y और कंजप्शन में भी पॉजिटिव रिलेशन है। एंड थर्ड, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम जो कंजप्शन है वो रह जाएगा कम, Y हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इकोनॉमी में सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सेविंग स्टार्ट होगी तो उससे जैसे हमने बनाया भी था कि पहले में -20, देन -10, 0, 10, 20, 30, 40, हमने इस फॉर्मूला से किया था y इज इक्वल टू C प्लस S, और यहाँ से हमने S निकाल लिया था। इससे हमें पता चला था कि पहले इनिशियली नेगेटिव सेविंग थी और बाद में जाकर वो एक लेवल पर इक्वल होकर जब y और C हो रहा था, उसके बाद C कम था क्योंकि इकोनॉमी सेव करना स्टार्ट कर रही थी। तो एज इट इज सेम AD वाला जैसे बिहेवियर था Y के साथ, वैसे ही C का बिहेवियर भी है Y के साथ, एज इट इज सेम। कंजप्शन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, कि जब हम कंजप्शन और इनकम की रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं तो हम उसे कहेंगे कंजप्शन फंक्शन। वहीं बिहेवियर ऑफ C मींस C कैसा बिहेव कर रहा है Y के साथ, वही 3 पॉइंट एज इट इज सेम रिपीट होंगे, और वही रिपीट बार बार होता जाएगा। दैट देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज 0। सो इसको हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहते थे, ये न्यूमेरिकल में आगे काम आएगा। दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग, इससे नेगेटिव सेविंग से ही ऑटोनॉमस करते थे हम। सेकेंड, कंजप्शन भी पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम राइज होगी कंजप्शन भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे इनकम कम होगी कंजप्शन भी कम होगी। थर्ड, हमने वही पढ़ा था, द एंटायर इंक्रीज इन इनकम जो होगा वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कन्वर्ट नहीं होगा C में, क्योंकि कुछ हिस्सा सेव होना शुरू हो जाएगा। सो अ पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड एज वेल, सो दैट जिस रेट पे C इंक्रीज कर रहा है वो रेट Y के इंक्रीज से पीछे हो जाएगा। कल भी डिस्कस किया था कि Y जिस प्रपोर्शन में बढ़ता है कंजप्शन उस प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होती। तो इसी को अगर हम शेड्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये Y और C का शेड्यूल है। यहाँ थोड़ा 50-50 का गैप है, यहाँ 40 का गैप है, प्रोपोर्शन दोनों में अलग है। तो इस पे देखें तो 0 लेवल पर जो C है वो 20, इट मींस मिनिमम कंजप्शन है, तो ऑटोनॉमस कंजप्शन। जैसे जैसे Y बढ़ रहा है वैसे वैसे C बढ़ रहा है, सेम पॉजिटिवली रिलेटेड। और एक लेवल के बाद, अगर हम इस लेवल के बाद देखें तो इनकम ज़्यादा है कंजप्शन कम, मींस इकोनॉमी सेव करना स्टार्ट कर रही है। वही सेम पॉइंट है, द रेट एट विच
C increases is lower than the rate at which Y increases, thus Y increase हो रहा है 50, इस शेड्यूल के हिसाब से देखें C increase हो रहा है 40। इसके बाद अगर हम बात करें, इसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, अगर रफ में डायग्राम हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर हम इसी को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, तो इसके बाद कल हमने डिस्कस किया था वाई हमेशा 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि कल हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है और इकोनॉमी में जितना प्रोड्यूसर सप्लाई करेंगे उतनी इनकम जनरेट होगी, इसीलिए वाई बन गया 45 डिग्री। ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर भी वाई एक्सेस में हमने क्या रखा है वो भी हमें बताना पड़ेगा। हम यहाँ रख रहे हैं वाई एंड सी, सॉरी हम यहाँ रख रहे हैं सी और यहाँ हम रख रहे हैं वाई। तो जब हम सी की बात करें तो मिनिमम कंजप्शन है, इसलिए वो वाई एक्सेस से शुरू होगा यहाँ से, क्योंकि ये जो प्रोपोर्शन है ये सी बार है, यहाँ पर सी बार आ रहा है, इतना मिनिमम कंजप्शन हो रहा है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, इसीलिए सी यहाँ से स्टार्ट होकर इसको इंटरसेक्ट करके जाएगा और यहाँ मार्किंग आ जाएगी सी। तो इसको अगर हम बोलेंगे ये बन जाएगा पॉइंट ई, जहाँ ई एक पॉइंट है जहाँ वाई इक्वल है सी के, वाई सी के इक्वल है, मीन्स सेविंग यहाँ पर हमारी जीरो है, क्योंकि वाई जितना हमने अर्न किया 100 रुपीज अगर हमने अर्न किए, वो 100 के 100 कंज्यूम कर लिए, तो सेविंग हमारी जीरो हुई। इसी से अगर हम यहाँ पे चेक करें तो y हमारा कम है, AD हमारा C हमारा ज़्यादा है, इसके बाद y ज़्यादा है, C कम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट बाद में सेव होना शुरू हो गया, जो कि हम बाद में एक्सेस में शो करेंगे। तो यही सेम डायग्राम यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। इसके बाद टॉपिक आता है स्लोप ऑफ C लाइन। अगर हम C की स्लोप चेक करें तो C किसी दो चीज़ों की वजह से चेंज हो रहा है। तो C जो चेंज होता है, जो कंजप्शन चेंज होती है, वो या जो कंजप्शन में चेंज आ रहा है वो इनकम की वजह से चेंज आ रहा है, इसलिए हम जो स्लोप की बात करते हैं इसको हम आगे कॉन्सेप्ट देते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि जो इनकम में चेंज आया, अगर इनकम में 100 रुपीज का चेंज आया तो कंजप्शन में हमने कितना चेंज किया, चेंज की बात कर रहे हैं, तो वो हमें कॉन्सेप्ट देता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी से हमें स्लोप ऑफ सी लाइन पता चलती है। अगर यही स्लोप हम अगर एस लाइन की ढूंढते सेविंग की, तो वहां एमपीसी की जगह वो बन जाएगा एमपीएस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमपीसी लिखते हैं। तो अगर स्लोप ऑफ सी लाइन आती है तो वो स्लोप कोई भी स्लोप होती है वो दो चीजों के चेंज की वजह से होती है। यहां कंजप्शन में जो चेंज आ रहा है इनकम की वजह से, इसलिए हम उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मींस हमने जितना अर्न किया उस अर्निंग का कितना परसेंट चेंज हम कंजप्शन में कर रहे हैं। लाइक अगर मैंने मेरे 100 रुपीज इनकम बढ़ गई तो मैंने कंजप्शन कितनी इंक्रीज की, वही हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा और उसी से हमारी स्लोप पता चलेगी। सो यही टॉपिक है स्लोप ऑफ सी लाइन, कंजप्शन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से हमें पता चलेगा। स्लोप ऑफ सी लाइन में कुछ एलैबोरेशन चाहिए। इट रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेज, जिस रेट पे सी बढ़ रहा है टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। सो इट इंडिकेट्स जो एडिशनल इनकम है, हमने एक्स्ट्रा जो इनकम अर्न की उसमें से कितनी कंजप्शन की तरफ जा रही है। इसे मेजर किया जाता है रेशो जो होता है चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम का, जिसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन हमारा बनता है और 1 मार्क में आता है कि स्लोप ऑफ सी लाइन को कौन डिफाइन करेगा, तो हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आएगा कैसे, हम पीछे वाले शेड्यूल में अगर देखें, y हमारा था 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। C हमने किया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब हमारे पास y भी है, C भी है, हमें निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे डेल्टा C बाय डेल्टा Y मीन्स चेंज इन C, चेंज इन कंजप्शन, और डेल्टा Y मीन्स चेंज इन इनकम। ये दो आ गए।
अब अगर हम पहले चेंज की बात करें तो इनिशियली हमें चेंज नहीं पता, यहाँ पे क्या था, इससे पहले क्या नेगेटिव था हमें नहीं पता, और इनकम से नहीं भी है तो हम यहाँ नहीं सर्च करेंगे, पहला चेंज नहीं आएगा। फिर अगर हम चेंज की बात करें तो 20 to 30 चेंज आया 10, मीन सी में चेंज आया 10, और 0 to 20 चेंज आया 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। उसके बाद ऐसा ही चलता जा रहा है 10/20, 10/20, 10/20, 10/20, 10/20, हर जगह चल रहा है। तो इसको अगर हम कट कर दें तो हर जगह आ रहा है 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 और 0.5। तो ये कांस्टेंट होने का भी आगे टॉपिक है कि अगर ये कांस्टेंट है तो भी जो स्लोप है सी लाइन की वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वो स्लोप जो है वो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट है। अगर एमपीसी कांस्टेंट आया तो स्लोप बिल्कुल सीधा आएगी। तो स्लोप सीधी स्ट्रेट लाइन क्यों है? बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमपीसी। ये कांस्टेंट एमपीसी की वजह से है। तो एमपीसी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और इसको हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे और हमारे पास एमपीसी आ जाएगा और वही हमें स्लोप देगा। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। ये अगर हम स्लोप देखें तो यहां से जो कुछ चेंज आ रहा है वो इनकम की वजह से चेंज आ रहा है, इसीलिए अगर हम बोलेंगे कि इट शोज दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी, अगर हमने कोई भी एक्स्ट्रा मनी अर्न की, अगर 80% स्पेंड हो रहा है कंजप्शन पे, तो हम कहेंगे कि 0.8 हमारा एमपीसी है। कि अगर कोई भी नई इनकम जनरेट हुई उसका 0.8, अगर कोई इनकम जनरेट हुई 100, उसका 0.8 अगर एमपीसी है मींस 80, तो 0.2 हमारा एमपीएस बन जाएगा, वो 20 होगा। क्योंकि अगर 80 हमारा कंजप्शन में खर्च हो गया तो चेंज हुआ और 20 हमारा सेविंग हो जाएगा। इसीलिए हमेशा एमपीएस और एमपीसी का सम हमेशा 1 आएगा, हमेशा 1 होगा। ये हमारा अभी तक का 4th फॉर्मूला है। एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक कौन कौन से फॉर्मूला कर चुके हैं। पहला y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सेकेंड हमने बात की AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, सिर्फ 2 सेक्टर के बेसिस पे यही आगे यूज होगा। थर्ड हमने यूज किया AS इज इक्वल टू वाई। फोर्थ हमने यूज करा MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। और फिफ्थ फॉर्मूला हमारा आ गया MPC एंड MPS का सम हमेशा 1 होता है। ऐसे ही सिक्स्थ फॉर्मूला जो आगे बनेगा वो बनेगा MPS कैसे आएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। जो सेविंग में चेंज आएगा वो इनकम से कितना चेंज होगा वो MPS बन जाएगा। हमारे अभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमारे पास MPC आ रहा था 0.5, तो अगर हमें निकालना है MPS तो कैसे होगा, हमारा MPC प्लस MPS दोनों का सम है 1। हमने प्लेस किया 0.5 प्लस MPS इज इक्वल टू 1, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। मीन्स दोनों का सम 1 है, हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारा हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया कि अगर कोई भी एडिशनल रुपी सेव हो रहा है और अगर 0.8 यहाँ पे आंसर हमारे पास आ रहा है 0.8, इट मीन्स कि हम हर बार एडिशनल इनकम का 80% हम खर्च कर रहे हैं और 20% हम सेव कर रहे हैं। तो 0.8 MPC, 0.2 MPS। सो स्लोप अभी हमने डिस्कस किया था, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि MPC कांस्टेंट है। अगर यहां पर MPC कांस्टेंट आ रहा है तो जो स्लोप बनेगी, जो बिल्कुल यहां पे स्लोप बन रही है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा या वो कुछ भी ऐसे नहीं होगी। ये स्ट्रेट लाइन इसीलिए क्योंकि कांस्टेंट MPC है। अगर MPC कांस्टेंट होगा तो स्लोप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहीं से वी नो दैट स्ट्रेट लाइन का एक कांस्टेंट स्लोप होता है, कोई चीज लीनियर होनी चाहिए, सो दैट अ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इंप्लाइंग दैट MPC मस्ट बी कांस्टेंट। MPC कांस्टेंट होना चाहिए सारे लेवल्स ऑफ इनकम पर। ऐसा जो सी फंक्शन होगा उसको हम लीनियर कंजप्शन फंक्शन कहेंगे। ये सजेस्ट करेगा कि जब भी कोई इनकम में इंक्रीज आता है तो उसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप कन्वर्ट करते हो सी में। इसके बाद हमारा यहीं से एक और फॉर्मूला इसके साथ कनेक्ट होता है जो कंजप्शन फंक्शन है कि कंजप्शन
फाइंड आउट कैसे की जाती है, वो फॉर्मूला बनता है सी बार प्लस बी वाई। सी बार यहां पर है ऑटोनॉमस कंजप्शन, हमें गिवन होगी क्वेश्चन में। उसके बाद बी हमारा है, बी डिनोट किया जाता है एमपीसी को, और वाई डिनोट किया जाता है इनकम को। इससे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कंजप्शन का, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। और यहीं हमारे पास सेवेंथ फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ हम नोट कर लेंगे, एक शीट पे हम फॉर्मूलाज लिख लेंगे सो दैट हमें बाद में कोई किसी तरह के इश्यूज ना हो। सेवेंथ हमारा पॉइंट बन जाएगा C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सो यहां से हमारा आज फोर्थ टॉपिक कवर हो गया, जो कि बना C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ऑटोनॉमस कंजप्शन, बी इज एमपीसी एंड वाई इज इनकम। इसी के साथ अगर क्वेश्चन है कि हमें C फाइंड आउट करना है और हमें C बार 200 है, एमपीसी 0.5 है एंड वाई हमारे पास 1000 है, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। हमें गिवन है C बार 200, B 0.5 एंड y हमें गिवन है 1000। तो हम फॉर्मूला बनाएं C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार हमें ऑटोनॉमस दी हुई है 200, B हमें दिया हुआ है 0.5, y हमें दिया हुआ है 1000। तो 200 प्लस 1000 का 50% हम कह सकते हैं विच इज 500। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700। अगर करोड़ में यूनिट है तो करोड़ में, जैसा हमें यूनिट गिवन होगी हमें वो यूनिट मेंशन करनी पड़ेगी। यहां से हम आज फोर्थ टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ अब हम फिफ्थ टॉपिक आज ही डिस्कस करेंगे। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन एज इट इज, अगर हमें कंजप्शन फंक्शन पता होता है तो हम सेविंग फंक्शन वहीं से डिराइव कर लेते हैं। सो इनकम या तो कंज्यूम होती है, सेव्ड होती है, वही हमारा सेम फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो हमें ऑलरेडी अगर c हमने बिहेव कर लिया, मतलब पढ़ लिया कि कैसे c बिहेव कर रहा है y के साथ, वैसे ही उसी से हम s भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कंजप्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, ऐसे ही सेविंग फंक्शन इज द फंक्शन रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सो एक बार अगर हमें C पता लग गया, जैसे यहाँ पे अगर हमें C पता है, हम इजीली S फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। सो वन C फंक्शन इज स्पेसिफाइड, S फंक्शन कैन बी इजीली डिराइव्ड फ्रॉम इट, क्योंकि C एंड SC हैं कंपोनेंट इनकम के, और C और SC डिटरमाइन करते हैं y को। सो अगर हम टेबुलर प्रेजेंटेशन देखें तो ऐसे हमें मिल जाएगा, और यहीं से हम इसको सेम प्रेजेंटेशन बोलेंगे कि जब इनकम जीरो थी तो C पॉजिटिव था, तो S नेगेटिव है। S नेगेटिव है, Y जीरो इसके इसलिए क्योंकि C वहाँ पे हो रहा है, कंजप्शन हो रही है। सो इनकम जीरो है, वी नो C प्लस जो S होता है वो Y होता है, सो दैट C इज इक्वल टू 20 और S वहाँ पे -20 हो जाएगा। देन वी हैव, जैसे जैसे S इंक्रीज, जैसे जैसे Y इंक्रीज करता है, ये भी ह्यूमन नेचर है कि जैसे जैसे एक इंडिविजुअल की भी इनकम इंक्रीज करती है तो वो सेविंग भी इंक्रीज करता है। ऐसे इकोनॉमी में अगर सेविंग इंक्रीज होगी, अगर इनकम इंक्रीज होगी, इंप्लाइंग कि सेविंग जो है वो वाई से पॉजिटिवली रिलेटेड है। लास्ट पॉइंट, जो सेविंग है वो कभी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए वो हमेशा सेविंग जो है वो इनकम से कम रहेगी। इट इज नेवर ग्रेटर दैन वाई, बिकॉज एस ही है जो वाई का ही पार्ट है, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कंजप्शन हो सकती है क्योंकि हम कंजप्शन जो करते हैं कई बार वो जीरो लेवल पर भी करते हैं और वो सेविंग से करते हैं, इसलिए कंजप्शन इनकम से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। डायग्रामेटिकली अगर हम प्रेजेंट करें तो वही, अगर एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, सेम सबसे पहले हम बनाएंगे y इज एट 45 डिग्री, ये हमारा बन गया y। सेविंग जो शुरू होगी वो नेगेटिव एक्सिस से शुरू होगी, इसलिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहां से हम शुरू करेंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो कुछ पॉजिटिव था C बार, वो यहाँ पर आकर नीचे नेगेटिव C बार बन गया, इसीलिए ये नेगेटिव शुरू हो रही है। और अगर हम इसको डायग्रामेटिक पढ़ें तो ये सेम है, जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे सेविंग बढ़ रही है। सेविंग कभी भी y से ऊपर यहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि सेविंग y से हमेशा नीचे ही रहेगा, वो कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो स्लोप अगर हम बोले, हमने सेम अभी पढ़ा था, C लाइन की स्लोप आती है MPC से, ऐसे ही S लाइन की स्लोप आती है MPS से। इसको दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फॉर्मूला
हमारे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, या आ जाएगा चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। जो सेविंग में चेंज आया इनकम की वजह से, वो हमारा बन जाएगा डेल्टा S बाय डेल्टा Y। सो इसके साथ ये बता रहा है, अगर यहाँ पे हमारा MPS 0.2 आ रहा है तो ये शो कर रहा है दैट आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपी जो हम खर्च कर रहे हैं उसमें से 20% हम सेव कर रहे हैं। पिछले एग्जांपल में हमने कहा था 80% हम कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 हमारा सेव होगा। यहीं से अगर हम इसकी स्लोप की बात करें, अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप की बात करेंगे, सो स्लोप सेम वही जैसे हमारा कांस्टेंट स्लोप अगर वहां से MPC से बन रहा था C फंक्शन में, यहाँ MPS से बनेगा। और वो क्यों होगा? अगर MPS कांस्टेंट आ रहा है। इसको भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एज इट इज है, स्लोप ऑफ C लाइन इंडिकेट करता है MPC, स्लोप ऑफ S लाइन इंडिकेट करता है MPS। इसके बाद इसका अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा? अगर C हमें गिवन है C बार प्लस BY, जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, तो इसी से हम S ढूंढ सकते हैं, सेविंग। अगर C बार होगा तो वो होगा कहां से? सेविंग से। तो अगर यहां पे Y इज इक्वल टू 0 है, एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं कि Y, C और S, Y 0 था, सेविंग कंजप्शन 20 थी, तो वहां पे सेविंग -20 था। तो मतलब अगर ये जो 20 बना ये C बार है तो S क्या बनेगा? -C बार। तो यहां से -C बार हो जाएगा, प्लस B डिनोट करता था MPC को। तो MPC अगर डिनोट करता है, हमें पता है MPC और MPS इनका सम होता है 1। तो हम यहाँ B लिखकर MPS इज इक्वल टू 1, MPS कर सकते हैं 1 माइनस B। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस B और Y हमारा एज इट इज आ जाएगा। सो अगर हमारे पास कंजप्शन फंक्शन गिवन है तो हम उससे सेविंग फंक्शन इजीली डिराइव कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल, हमें C बार गिवन है 200, B गिवन है 0.5 या 0.8 कर लेते हैं, और हमें Y गिवन है 1000। तो हमें निकालना है सेविंग। तो कैसे निकालेंगे? -C बार प्लस 1 माइनस BY। ये अगर 200 है तो वहां आ जाएगा -200। ये अगर 0.8 है तो ये MPC है, तो MPS कैसे आएगा? 0.2, और Y हमें गिवन है 1000, तो -200 प्लस इसमें 200, आंसर आ गया 0। यहां पे हमारा आंसर आ गया, अगर हम बोलें -200 प्लस 200, ये आंसर हमारे पास 0 आ गया है। तो हम ऐसे ही कंजप्शन से सेविंग डिराइव कर सकते हैं इजीली। ये सारे न्यूमेरिकल कनेक्टेड हैं इसके साथ। यहीं अगर हम बोल लें तो S इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला -C बार प्लस 1 माइनस BY। यहाँ ये माइनस ये हो गया, और सेविंग जब 0 है 1 माइनस B MPC S हो गया, और ये हो गई इनकम। अब हमारा इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है कि जब हम कंजप्शन की बात करते हैं, कंजप्शन फंक्शन की, तो इसके अंडर हमारे पास दो चीजें आती हैं, APC, MPC। ऐसे ही जब हम सेविंग फंक्शन की बात करते हैं तो इसके साथ भी हमारे पास दो चीजें आती हैं, APS, MPS। APC हमारा होता है C बाय Y, मतलब डायरेक्टली जो हमने इनकम का हिस्सा कितना कंज्यूम कर लिया वो, और MPC इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज डेल्टा C बाय डेल्टा Y। ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPC होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहीं हमारा APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। APS आएगा S बाय Y और MPS होगा डेल्टा S बाय डेल्टा Y। यही यहाँ पे डिफाइन हो रखा है कि APS और क्या है। इसके बाद अगर हम APC की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर 1 मार्कर। APC कैन बी ग्रेटर दैन 1। APC 1 से ज्यादा हो सकता है। अब आगे जाकर ये भी है कि APC और APS का सम भी 1 होता है।
तो APC 1 कैसे हो सकता है? अगर एक सिचुएशन है Y, C और S की कि इनकम थी 0, कंजप्शन थी 50 और ये था -50, तो अगर यहाँ पे आप APC निकाल लेंगे तो हमारा APC इन्फिनाइट आएगा। इसके बाद अगर हम इनकम और चेंज करें, इनकम आ गई 50 और यहाँ हमने कर दी 90, तो हमारा अगर, और यहाँ हमारा हो गया -40, तो अगर हमें APC निकालना है विच इज C बाय वाई, C बाय वाई हो रहा है, तो हमने C बाय वाई 90 बाय 50 किया तो हमारे पास आ गया 1.4, ये हमारे पास आ गया 1.4। तो APC कैन बी ग्रेटर देन 1 इफ C जो है वो Y से ज्यादा होगा, और इनिशियली C Y से ज्यादा होता है, इसलिए APC हम बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1। सिर्फ APC एक ऐसा मतलब कंपोनेंट है जो 1 से ज्यादा हो सकता है, बाकी कोई भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। सेविंग इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, MPC नहीं हो सकता, APC नहीं हो सॉरी MPC नहीं हो सकता, MPS नहीं हो सकता, सिर्फ APC है जो ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक कर रहे हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट हम कल डेरिवेशन करेंगे। कल हमारा सैटरडे है, तो सैटरडे को हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लें। तो कल हमारा इंपॉर्टेंट 6 मार्कर क्वेश्चन है जो अभी तक के 90% पेपर्स में आया ही आया है। तो कल हम उस डेरिवेशन को डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे सेविंग से कंजप्शन सर्च कर सकते हैं और कंजप्शन से सेविंग सर्च कर सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं कंजप्शन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, जो कि हमारा 4th टॉपिक है। इसी से इंटरकनेक्टेड टॉपिक हमारा है सेविंग कर्व डेरिवेशन फ्रॉम कंजप्शन कर्व, एंड कंजप्शन कर्व डिराइव करेंगे फ्रॉम सेविंग कर्व। न्यूमेरिकली ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।